So here I am with the video solutions of JEE Mains Chemistry yesterday's shift 1. ठीक है, तो आप अच्छे से समझिए, पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था और आप सॉल्यूशंस का हेल्प ले सकते हैं. सॉल्यूशंस विल बी मोस्ट ट्रस्टवर्दी, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी सॉल्यूशंस होंगे इसके. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका पॉलीमर से. बिल्कुल एनसीईआरटी का फैक्ट है. आइसोप्रीन किसका है? नेचुरल रबर. क्लोरोप्रीन नियोप्रीन. कैप्रोलैक्टम नाइलॉन 6 and then butadiene acrylonitrile is ब्यूनाइन. No need to just explain this. Straight from the NCERT. कोई अगर NCERT के बाहर का पॉलीमर होता तो भले डिस्कस करते, but straight from the NCERT चारों पॉलीमर पूछे गए हैं. This we will classify as a easy question. हम पेपर भी एनालिसिस करते जाएंगे साथ साथ में. ठीक है, तो एक एक्चुअल फील आएगा आपको कि क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है. तो जो पढ़ लियो. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दिस इज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी. ये नाइट्रेशन ऑफ एनिलिन के ऊपर क्वेश्चन है. और नाइट्रेशन ऑफ एनिलिन में एक अजीब सी चीज देखी जाती है कि आपको मेटा प्रोडक्ट भी ठीक ठाक मिल जाता है. तो इसका रीजन पूछा गया था और ऑप्शन में सीधा सीधा लिखा था कि एनिलीनियम आयन बन जाता है. हाँ, बिल्कुल बनता है, बिकॉज स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशन में दिस NH2 might get protonated to NH3+, which will direct the incoming electrophile to the meta position. ये एनसीईआरटी में भी लिखी हुई ये बात, ये भी एनसीईआरटी के बाहर का नहीं. अगर आपने एनसीईआरटी ठीक ठीक से पढ़ी हुई है, सो वी विल क्लासिफाई दिस एज आल्सो इजी क्वेश्चन. इसका आंसर था ऑप्शन जो भी था, खैर मेमोरी बेस्ड है पेपर, तो जो भी ऑप्शन था उसमें एनिलीनियम आयन अगर बनेगा तो ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेट करेगा रिंग को और मेटा पे डायरेक्ट करेगा. तो दैट वाज द आंसर. Now moving to question number 3. Alpha helical structure of protein is more stable due to what? Due to H bonding. Straightforward fact from NCERT. So if you have studied biomolecules a little bit, तो ये भी बन जाएगा. अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर और दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि H बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबलाइज्ड है. इसमें भी कुछ समझाने का नहीं. We will classify this also as easy question because it is straightforward from NCERT. Then this HCl के साथ ये इनका फेवरेट रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट. ये ऑर्गेनिक से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जेई मेंस वाले, तो वो हाइड्राइड शिफ्ट पे पूछते हैं. पता नहीं उनको इनसे क्या लगाव है. चलिए HCl के साथ प्रोडक्ट बनाना है तो क्या होगा? पहले OH प्रोटोनेट होगा और प्रोटोनेट होने के बाद वाटर निकल जाएगा. यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा. SN1 रिएक्शन हुआ है एक तरह का. पॉजिटिव आ जाएगा. पॉजिटिव क्या करेगा? हाइड्राइड शिफ्ट. और हाइड्राइड शिफ्ट देखिए, मैं आपको पढ़ाने नहीं वाला हूं यहाँ पे कि हाइड्राइड शिफ्ट आपको पढ़ाऊं. आपको हाइड्राइड शिफ्ट पता होना चाहिए. यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट. और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद बच्चे अगर जो एडवांस की तैयारी करते हैं उनके लिए ये हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह तो बहुत ही बचकानी चीजें होती हैं. ये यहाँ लगेगा. दिस विल गिव यू द प्रोडक्ट लाइक दिस. So this will be your major product and this was your answer. यही आंसर. ऑप्शंस नहीं लिखा है मैंने, ऑप्शंस तो ठीक है, देख लेंगे. दिस क्वेश्चन ये भी स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी. दिस इज आल्सो इजी. वी विल नॉट कॉल दीज क्वेश्चंस मॉडरेट कि हाइड्राइड शिफ्ट आ गया तो मॉडरेट बोल रहे हैं. मॉडरेट नहीं है ये सब एकदम इजी क्वेश्चन. अब आ जाओ अगले. HNO3H2SO4 क्या करेगा इसका? नाइट्रेशन NO2. फिर SnHCl क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. किसमें कन्वर्ट करेगा? NH2. फिर HNO2 क्या है? डाइएजोटाइजेशन. सब एनसीईआरटी के रिएक्शन सीधे सीधे. डाइएजोटाइजेशन. क्यूप्रस साइनाइड क्या करेगा? CN लगा देगा. फिर ये क्या है? ये स्टीफेंस रिएक्शन. एनसीईआरटी स्टीफेंस रिएक्शन किसमें कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड. डन. सॉल्व. This we will classify as easy question. Then CH3 CH2 CH3 reagent किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये एल्केन का रिएक्शन है. इसको आप हाइड्रोकार्बन्स एनसीईआरटी बुक में जाके देखेंगे क्लास 11th की, तो यू विल गेट दिस रिएक्शन. ये बिल्कुल एक रट्टा वाला रिएक्शन है.
टोटली कैटलिस्ट बेस्ड रिएक्शन है, इसको आपको रटना होगा। अगर आपने रटा हुआ है तो ठीक है, नहीं रटा हुआ है तो इसमें दिमाग नहीं लगा सकते कि कोई मैकेनिज्म बना दो, इतने बड़े साइंटिस्ट तो है नहीं, है ना। तो ये आंसर इसका मोलिबेडम ऑक्साइड होता है। ये भी अगर पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट फैक्ट है, तो वी कैन कंसिडर इट इजी, ठीक है, एनसीईआरटी का इफेक्ट है। नाउ KBnO4 OH- H2, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे कोल्ड है कि हॉट है लिखा हुआ नहीं, लेकिन जो ऑप्शंस थे उससे समझ में आ रहा था कि रिंग को उसने तोड़ा नहीं था। रिंग को तोड़ा नहीं है इसका क्या मतलब? रिंग को तोड़ा नहीं है इसका मतलब कि ये KBnO4 कोल्ड है, क्योंकि अगर हॉट होता तो रिंग क्लीव हो जाता और उधर आपका एसिड कीटोन और इधर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलता, बट रिंग टूटा नहीं है, मतलब ये कोल्ड है। कोल्ड है तो क्या करें, ये कैसे पता चलेगा? ऑप्शंस में बिल्कुल मेंशन था वो, बिल्कुल रिंग किसी में नहीं टूटी हुई थी, तो इतना कॉमन सेंस बच्चे लगा लेते हैं। तो कोल्ड क्या करता है? सिस डाइऑल बनाता है, सिन एडिशन। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म, बट फिर भी सिन एडिशन, OH। अब CrO3H+ इज व्हाट? इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो A आ गया ये। अब ये CrO3H+ क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, बट दिस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर टू कीटोन। Let it be like this, and this will be, so this will be your answer. Now gas which is released during anaerobic vegetative degradation causes, ठीक है, कौन सा? ये भी एनसीईआरटी का इफेक्ट होगा, मैंने पढ़ा नहीं है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री या उसी का होगा, इन्वायरमेंटल का। क्या ये इससे मीथेन गैस रिलीज होती है, और मीथेन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। अच्छा, दिस इज ऑल्सो इजी, this is also, if you have studied environmental chemistry straightforward from NCERT, this is also easy, ठीक है। तो अभी तो कोई मॉडरेट भी क्वेश्चन नहीं आया है। अगला क्वेश्चन अगेन द सेम, हाइड्राइड शिफ्ट, वेरी फेमस हाइड्राइड शिफ्ट। क्या करें? HI, पाई बॉन्ड तोड़े, इधर लगाए H, द सो कॉल्ड मार्कोनिकोव एडिशन, यहाँ प्लस। अब ये प्लस आने के बाद, अच्छा हाइड्राइड शिफ्ट तो यहाँ नहीं हो रहा, तो चलो उन्होंने बोला हाइड्राइड नहीं तो मिथाइल शिफ्ट से पूछ लेते हैं, तो ये लोग मिथाइल शिफ्ट करा, ठीक है। मिथाइल शिफ्ट होगा तो C, CH3 और यहाँ पे आया प्लस, और CH यहाँ पे आया CH3, ये CH3, और अब जो आपका I- है वो कहाँ अटैच होगा? यहाँ अटैच होगा। तो I- इधर अटैच हुआ, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह का, CH3 यहाँ पे I लगा, CH3 and CH3. So this is your answer. Then this was a good question. This was a good question. This was a good question. ये जो 10th वाला है, ये this is easy. And this I will consider difficult. ठीक? For students, because this is out of NCERT and this involves a very important phenomena of NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। बहुत लोग इसको इंट्रामोलिकुलर वुड सूट्स लिख देते हैं, वो बेकार तरीका है, वो तो कोई मतलब नहीं है। आप इसका मीनिंग समझे अच्छे से, इंट्रामोलिकुलर वुड्स लिख देते हैं, 1,3 डाइहैलाइड्स अंडरगो इंट्रामोलिकुलर वुड्स, वो ठीक है, वो अपनी जगह अपनी तरह है। आप इसका मैकेनिज्म समझे, कैसे हो रहा है समझे। मैग्नीशियम जैसे डालोगे तो ये जो है और ये दोनों आपका लीविंग ग्रुप मान सकते हो, एक्स है, हेलोजन है मान लो। पहले तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन हो जाएगा। हाउ? इधर से लगा दो, इधर MgBr या X जो भी। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत क्या थी? उसकी खासियत ये थी कि कार्बन पे आ जाता है डेल्टा माइनस, और कार्बन पे डेल्टा माइनस आएगा तो क्या है कि अब यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन चलेगा। NGP एक फिनोमिना है, मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। NGP में क्या होता है, काइनेटिकली रिएक्शन बहुत तेजी से जाता है कि ये इधर जाए और लीविंग ग्रुप बाहर हो। इसका एक क्वेश्चन पिछले साल भी आया हुआ था, शायद 2019 अप्रैल में आया था, जिसमें O- और इधर Br था और NGP एक इपॉक्सी रिंग जैसा बनाया था। यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपेन जैसा रिंग बनेगा। ये बिल्कुल आप ये ना सोचे कि 3 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं होता, ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली ठीक है, नहीं जा रहा आगे, ये काइनेटिकली आगे जाता है। अगर बच्चों ने पढ़ा है KCP TCP क्या होता है तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा।
कि काइनेमेटिकली ड्रिवन प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, और आपको एक 3 मेंबर्ड, ऑल्दो द प्रोडक्ट इज नॉट लुकिंग थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बट दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। लेट मी ड्रॉ CH2CH। अब ये इधर जाके अटैक कर रहा है तो एक CH और ये 3 मेंबर की रिंग बनी, देखो ये 3 मेंबर की रिंग बन गई, ठीक है, CH CH2 CH ऐसा, और यहाँ पे लग रहा है CH3। So this is totally because of NGP neighboring group participation, not because intramolecular woods and all, ठीक है, वो तो ठीक है रटने के लिए ठीक। Now this was difficult, okay, and this question is also a difficult one, I would say, क्योंकि उतना अच्छे से पढ़ के नहीं जाते बच्चे। कौन सा पार्ट, ये है अपना एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, पहले तो पहचान ही नहीं पाएंगे बच्चे, उनको वो उधर एनहाइड्राइड जैसा दिखेगा तो उसी में परेशान हो जाएंगे क्या है। तो ये है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का, NaOH और H2SO4 को मिलाया है और पिंक कलर आ रहा है। पिंक कलर कब आएगा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में? तब आएगा जब आपने जो इंडिकेटर यूज किया है वो क्या है, वो है फिनोफ्थलीन। इफ यू हैव यूज्ड फिनोफ्थलीन इंडिकेटर्स तभी आपको पिंक कलर दिखता है बेसिक सोल्यूशन में जब pH 8 से 10 ट्रांसफॉर्म होता है, ये फैक्ट, ठीक है, टाइट्रेशन अगर पढ़ा हुआ है तो। अब फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर किस्मत से मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बनवाया था क्लास में कि फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर ये होता है, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये भी बोला था सब, बट इम्पोर्टेंट नहीं था, बट फिनोफ्थलीन के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन था। लेकिन अगर बच्चों को थोड़ा गैस करना होता, तुक्का मारना होता, तो ऑप्शंस देख के तुक्का मारा जा सकता था। लुक, ये 4 ऑप्शंस थे, आप देखो फिनोफ्थलीन, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इसी ऑप्शन में जो पैरा पोजीशन है वो ब्लॉक्ड नहीं, बाकी सब में पैरा ब्लॉक करके दिया है, तो ये सब हिंट होता है बेटा क्वेश्चन में करने के लिए। पैरा पोजीशन इसमें ब्लॉक नहीं है, आप बिल्कुल मार दें इसमें आंसर, ये बिल्कुल सही होगा। अभी मैं तरीका बता रहा हूं, बट बच्चों को स्ट्रक्चर नहीं याद रहता फिनोफ्थलीन वगैरह का, तो वी कैन डू इट लाइक दिस। अब पैरा पोजीशन ब्लॉक नहीं है तो फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे। फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये फिनोफ्थलीन का डेरिवेटिव बनेगा इसके साथ, एक्चुअल फिनोफ्थलीन नहीं, फिनोफ्थलीन का डेरिवेटिव आएगा CO, ये इधर से आ जाएगा, इधर से ये एक वेज पे रहता है, कुछ रिंग रहेगी, 6 मेंबर्ड रिंग है समझ लो, और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये इधर है तो पैरा पोजीशन इसका देख लो, पैरा पोजीशन में वेज, और एक डैश पे रहता है। अब ऑर्थो पे देखो ये लगा हुआ है, कोई बात नहीं, लगे रहे तो ये, तो दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। फिनोफ्थलीन ही होगा, तो फिनोफ्थलीन बनना तभी पॉसिबल है जब पैरा पोजीशन इसकी ब्लॉक ना हो। तो एक अच्छा हिंट छोड़ा था इसने, अगर हिंट बच्चा पकड़ लेता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन पहले तो मैं बताऊं बच्चों को दिखेगा ही नहीं कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है ये, वो कुछ और ही डायरेक्शन में भाग जाएंगे, तो वी कैन कंसिडर दिस एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, तो ये फिनोफ्थलीन कुछ इस तरह का, फिनोफ्थलीन का डेरिवेटिव बनता है, और ये अपना इस तरह का प्रोडक्ट। Now, correct order of first ionization energy potential, I would say moderate, but more on the easier side. छोटा सा एक्सेप्शन आयोनाइजेशन पोटेंशियल का तो इतना फेमस है जिसका कोई वही नहीं है, बहुत स्टेप, बहुत ज्यादा फेमस है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सेकंड पीरियड नीट में भी आया था पिछले साल, क्या था, बेरिलियम बोरॉन, अरे यार, बेरिलियम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसमें क्या था, बेरिलियम बोरॉन में नॉर्मली ऑर्डर कैसा जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन बेरिलियम बोरॉन में एक्सेप्शन था, ये इधर आ जाता था, ये इधर आ जाता था, क्यों, ड्यू टू 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन था, क्यों, क्योंकि इसका p3 कॉन्फ़िगरेशन था, p3 कॉन्फ़िगरेशन वाज हाईली स्टेबल, तो यहां पे एक्सेप्शन था। सिमिलर यहां पे पूछा है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, सेम यहां भी हो जाएगा, सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन वैसी रहेगी, तो भैया ये इधर खत्म। अब यहाँ पे ये इधर, तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर, एल्यूमिनियम,
then magnesium, then silicon, then sulfur, then phosphorus. मॉडरेट मान सकते हैं बट मोर और लेस इजियर साइड में ही था। ये बहुत फेमस है, ये बच्चे पढ़े रहते हैं इसको, काफी फेमस है। ओके, नाउ वी हैव द कंपोजिशन ऑफ द गन मेटल इज, गन मेटल कौन है, ठीक है फैक्ट है, अब ये भी इसको मैं डिफिकल्ट ही बोलूंगा अगर, क्योंकि याद नहीं है अगर तो, ठीक है। तो कॉपर, जिंक और एसएन, मुझे भी याद नहीं था बट ठीक है, कॉपर, जिंक और एसएन, दिस इज गन मेटल फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको दो रिएक्शंस दिए हुए हैं और आपको पूछ रहा है कि H2O2 दोनों में कैसे बिहेव कर रहा है। एक में लिखा था कि एक में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे में रिड्यूसिंग है, दोनों में रिड्यूसिंग है, एक में रिड्यूसिंग है, एक में ऑक्सीडाइजिंग है, या दोनों में ऑक्सीडाइजिंग है, ऐसा 4 ऑप्शन था, वो ऑप्शन नहीं लिखा। देखो बेटा यहाँ पे H2O2 क्या कर रहा है, आयोडीन 0 से जा रहा है -1 में, 0 से जा रहा है -1 पे जा रहा है आयोडीन। इसका मतलब आयोडीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, आयोडीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और यहाँ पे OCl माइनस में जो क्लोरीन होता है ये +1 पे होता है, ये हाइपोक्लोरेट आयन है, और +1 से वो जा रहा है 0 पे, लोग +1 से जा रहा है वो 0 पे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो कौन कर रहा है रिड्यूस, अरे H2O2 कर रहा है। तो H2O2 इज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ केसेस, is reducing agent in both cases, this is the answer. Then which, ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन हो गया। पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल M2+M, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल उसका होता है जो हाइड्रोजन से नीचे होता है, वो कॉपर होता है, कितना होता है +0.34 होता है। ये भी इजी क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो वेरी इजी। अच्छा, नाउ देन क्वेश्चन नंबर 16, ये अपना बॉक्साइट का प्योरिफिकेशन है लीचिंग प्रोसेस से। क्या करते थे पहले, NaOH डालते थे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता था, क्या था वो, NaAlOH और 4 ये आता था। फिर इसमें A, दिस इज अवर A, B गैस, कौन सा गैस पास कराते थे वापस से रिक्रिस्टलाइजेशन करने के लिए, हम इसमें गैस पास कराते थे कार्बन डाइऑक्साइड, एक एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि वापस से चाहिए होता था ना फिर हमको ये, क्योंकि ये तो इम्प्योर था, इसी को प्योरीफाई कर रहे हैं, तो ये केमिकली चेंज किया पहले, फिर वापस से वो चाहिए, तो हमने पहले बेस यूज किया था तो वो इसमें कन्वर्ट हुआ, अगर इसको एसिडिफाई करेंगे तो वापस से हमें बॉक्साइट मिल सकता है। सो व्हिच गैस इज यूज्ड, CO2 गैस, तो B इज CO2। ये भी एनसीईआरटी में सीधा आपने लीचिंग पढ़ा है नॉर्मल सा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या बनता है C, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाती है उसकी AlOH होल थ्राइस की, ऐसा, और फर्दर ये कन्वर्ट हो जाता है हल्का फुल्का हीट करने से, किसमें, आपका Al2O3। तो C क्या बोले, C बोल दो, Al2O3 ऑप्शन में जो रहा होगा उस हिसाब से C, this is B and this is A, so this is what how we have identified A, B and C. This is also we will classify as easy question. Now fluentich isotherm, straightforward from surface chemistry, adsorption, क्या था फ्लुएंटिज का इक्वेशन, x/m इज इक्वल्स टू k p की पावर 1/n, इसको ln लेके कन्वर्ट करते थे तो आता था x/m इज इक्वल्स टू k 1/n, तो आ जाता था ln k प्लस 1/n ln p, ऐसा। अब ये कह रहा है कि स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप तो दिख रहा है 1/n होगा, स्लोप 1/n होगा, n नहीं होगा, 1/n होगा स्लोप, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर लें, स्लोप तो 1/n होगा, लेकिन अब n की वैल्यू क्या होगी, तो देखो थोड़ा सा इसके आइसोथर्म में जाओ, जो इसका रियल आइसोथर्म था x/m वर्सेस p का ग्राफ, तो ऐसा था कुछ, ये और फिर ये ऐसा, तो ये था लो प्रेशर रीजन, ये बिल्कुल पढ़ाया हुआ था आपको क्लास में। तो लो प्रेशर रीजन में एक तरह से डायरेक्ट वेरिएशन शो हो रहा है, तो डायरेक्ट वेरिएशन शो हो रहा है तो 1/n कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 1 फ्रॉम दिस ग्राफ, यू कैन से, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है। फिर यहां पे क्या हो रहा है, ये जो पावर है, ये जो पावर है ये 1 से छोटी लग रही है, देखो कर्व से समझ आ रहा है,
क्योंकि उतना इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा x by n में। मतलब ये जो पावर है 1 by n, ये 0 से 1 के बीच में है, और फाइनली क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। फाइनली ये कांस्टेंट हो जाता है, मतलब 1 by n इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो इसका मतलब ये 1 से 0 और 1 के बीच में जा रहा है, और फाइनली लगभग 0 हो रहा है। ऐसा नहीं बोलेंगे 0 हो गया, इनफिनाइट हो जाएगा, लगभग 0 के आसपास चला जा रहा है। इसका मतलब कि 1 by n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो 1 by n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में तभी होगी, 0 और 1 के बीच में तभी होगी जब n जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, जब n जो है वो 1 से बड़ा होगा। सो दिस विल बी द आंसर। वी विल कंसिडर दिस एज मॉडरेट, क्योंकि बच्चे बस ग्राफ रट के चले जाते हैं, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नहीं समझते, और अगर नहीं समझेंगे तब ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा शायद। तो दिस इज मॉडरेट, लेकिन हमने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से इसको समझाया था। बहुत, इसके बाद लैंगमियर वाला आइसोथर्म था, उसको भी समझाया था, बट वो उतना इंपॉर्टेंट था नहीं जेईई मेंस के लिए, तो वो आया भी नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी विल बी द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 18, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। हालांकि बोरैक्स बीट टेस्ट तो बच्चे पढ़ के जाते हैं, जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उतना पढ़ के जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सॉल्ट एनालिसिस का जब अपन ड्राई टेस्ट पढ़ेंगे अच्छे से, तब अपने को ये बनेगा अच्छे से। चले देखें क्या होता है ड्राई टेस्ट। थोड़ा सा बंसन फ्लेम के बारे में बताता हूं पहले। ये ऐसा कुछ बंसन फ्लेम है। ये जो अंदर का फ्लेम होता है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग जोन, रिड्यूसिंग जोन, या फिर ल्यूमिनस ल्यूमिनस जोन, ये अंदर वाला पार्ट। और जो बाहर वाला पार्ट होता है ये वाला, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग जोन, या फिर नॉन ल्यूमिनस। ये अंदर वाले का टेम्परेचर काफी हाई होता है। ये बस रिएक्शन लिख देने वाला काम नहीं करूंगा, अच्छे से समझिए इसको क्या चीज है ये। अंदर वाला जो पार्ट होता है वो हाई टेम्परेचर जोन होता है। रिड्यूसिंग जोन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंदर क्या होते हैं, कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हो सकते हैं, अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो यहाँ वाला जो फ्लेम है ये थोड़ा सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स अंदर हो सकते हैं, अनबर्न्ड पार्टिकल्स। अच्छा, ये बाहर क्या है, ये एयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। बाहर वाला जो लेयर है ये एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होने के कारण दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग जोन और नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि इसकी टेम्परेचर थोड़ी कम होती है। तो नॉन ल्यूमिनस एंड ऑक्सीडाइजिंग जोन, बाहर वाला लेयर ऑक्सीडाइजिंग जोन कहलाता है। सो बोरैक्स बीट टेस्ट में होता क्या है, पूरा टेस्ट नहीं पढ़ा रहा, वो तो पढ़े हुए हो, एनसीईआरटी में पढ़ा। ये बनता है मेटाबोरेट, तो ये बना कॉपर +2 का मेटाबोरेट। अब बताओ, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग जोन में इसको हीट करूंगा, प्लैटिनम वायर का लूप लेके ऑक्सीडाइजिंग जोन में हीट करूंगा, तो मुझे कैसा मिलेगा, मुझे मिलेगा +2 वाला, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी अचीव्ड इन ऑक्सीडाइजिंग जोन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोरैक्स कॉपर सॉल्ट गिव cupric metaborate in non-luminous flame, non-luminous oxidizing zone, non-luminous flame, they will give cupric metaborate. Yes, this is true. And in borax bead test, copper salt give cuprous metaborate in luminous flame. Luminous flame अंदर का होता है, ये reducing zone होता है, luminous flame यही है luminous zone। और यहाँ पे cuprous मतलब कॉपर का +1 ऑक्साइड, सॉरी मेटाबोरेट मिलेगा। क्यों? सही है, बिल्कुल सही है, ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये अपना ऑप्शन था। दिस वी विल क्लासिफाई अंडर मॉडरेट, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस का ड्राई टेस्ट कुछ बच्चे पढ़ के जाते हैं, और नहीं तो इतना बड़ा होता है सॉल्ट एनालिसिस की, छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, बट ये सब बोरैक्स बीट टेस्ट वगैरह ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। Then identify the isostructural pair from the following. This is one of the very easy questions from chemical bonding. Easy from chemical bonding. देखो SiCl4 TiCl4 NH3 NO3 minus, NH3 कैसा, पिरामिडल, NH3 पिरामिडल, और बना देते हैं स्ट्रक्चर क्या, NH3 पिरामिडल, NO3 minus planar. From Lewis, NO3 minus is planar. They are not isostructural. Then NH3
NH3 is again this one, and ClO3 minus is a lone pair is still there. तो देख सकते हो VACPR मॉडल से कि ये दोनों के स्ट्रक्चर क्या आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, ये दोनों के स्ट्रक्चर एक जैसे आ रहे हैं। आइसो स्ट्रक्चरल पेयर बताना है, CO2 एंड SO2। ये देखो आइसो स्ट्रक्चरल बताना है ClO3 माइनस और अमोनिया, ठीक है। और आगे देखें अगर तो ऑप्शन डी में देखा जाए CO2 एंड SO2, CO2 एंड SO2, तो आइसो स्ट्रक्चरल पेयर आइडेंटिफाई करना था इसमें, तो CO2 SO2 कैसा होगा, CO2 समथिंग लाइक दिस, और SO2 में एक लोन पेयर भी आ जाएंगे। आर दे आइसो स्ट्रक्चरल? नो, दे आर नॉट। और अच्छा मल्टी करेक्ट रहा होगा ये, क्योंकि ये ऑप्शन तो करेक्ट दिख ही रहा है, ये ऑप्शन तो करेक्ट दिख ही रहा है, ठीक है, मल्टी करेक्ट रहा होगा ये, एक ऑप्शन नहीं रहा होगा, ऐसा रहा होगा आगे क्वेश्चन, अच्छे से याद नहीं है ना क्वेश्चन, आगे रहा होगा ये A B एंड C ऐसा करके रहा होगा, ठीक है। तो ये तो नहीं है आइसो स्ट्रक्चरल, देख लो ये बेंट हो जाता है हल्का सा, लेकिन अमोनिया और ClO3 माइनस को आइसो स्ट्रक्चरल दिख रहे हैं, और SiCl4 TiCl4 ठीक है, दोनों ही टेट्राहेड्रल होंगे। TiCl4 में हाइब्रिडाइजेशन बता दूं D3S होता है, जरूरत नहीं है बट फिर भी D3S होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 नहीं होता। तो ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी शायद मल्टी करेक्ट है इसलिए कंफ्यूजन हो गया था, यही होगा, ए एंड सी दोनों ऑप्शन सही होंगे। मल्टी करेक्ट मतलब समझ रहे हो आप लोग कैसे। देन वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ साइनाइड सॉल्ट, ये भी आपके मेटलर्जी से क्वेश्चन है। मेटलर्जी से डिप्रेसेंट वाला टॉपिक पढ़ा होगा आपने फ्रोथ फ्लोटेशन में। डिप्रेसेंट तब यूज करते हैं जब दो सल्फाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और स्पेलराइट में दो तरह के सल्फाइड होते हैं, एक ZnS होता है और शायद FeS होता है, इसका मिक्सचर होता है। तो ZnS के साथ जब अपन NaCN का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है जिससे वो फ्रोथ में नहीं आ पाता, ठीक। क्या था वो कॉम्प्लेक्स, शायद ZnCN4 2 माइनस और Na+Na+, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसके कारण ये प्रिवेंट हो जाता है फ्रोथ में नहीं आने के लिए, तो ये फ्रोथ में उसके बाद नहीं आता, इट इज प्रिवेंटेड टू कम ऑन फ्रोथ, फ्रोथ में नहीं आता, और इस तरह से अपन इसको, तो ठीक है ये भी इजी क्वेश्चन ही है क्योंकि फ्रोथ फ्लोटेशन भी बहुत फेमस है। तो आप देख सकते हैं मुश्किल से दो क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, एक क्वेश्चन मॉडरेट था, तो ओवरऑल पेपर जो था वो काफी इजी था, मतलब we can score good marks in this। न्यूमेरिक आंसर टाइप के भी सॉल्यूशंस में ला रहा हूँ कुछ देर में, ठीक है। होप यू हैव लाइक द सॉल्यूशंस, you can share it with your friends so that they can also get the benefit properly। Okay, thank you।